हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को क्लास 6 की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की जो नई एनसीईआरटी आई है उसका चैप्टर फर्स्ट करवाने वाला हूँ। और आपको बहुत आसान भाषा में ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी बुक है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। एनसीईआरटी पूरी की पूरी अब चेंज हो चुकी है क्लास 6 की सोशल साइंस की। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमें क्या बताएगा। सोचो अगर आपके पास गूगल मैप्स ना हो और मैं आपको बोलूं कि आपको कहीं जाना है तो आप क्या करोगे। अब गूगल मैप्स का नाम भी मैप्स के नाम पर ही क्यों पड़ा है, क्योंकि मैप ही वो जरिया है जो हमें अलग अलग जगहों तक ले जाने में मदद करता है। ठीक है, तो अब मानचित्र यानी मैप का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, मानचित्र क्या होता है, किसी भी जगह की एक चित्रात्मक यानी कि एक ड्राइंग है काइंड ऑफ। ठीक है, मान लो कोई एक जगह है, आपने उसका चित्र बना दिया, इसको हम मानचित्र कहते हैं या मैप कहते हैं। तो सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऐसा चित्र जो कि हमें बताए कोई जगह ऊपर से देखने में कैसी लगेगी, जैसे कि पंछी की दृष्टि से बर्ड आई व्यू। जब आप आसमान में उड़ते हो ना, पंछी बनूं उड़ते फिरूं, है ना, बिल्कुल एकदम ऊपर से जब आप देखोगे कैसा दिखता है वो आप उसको ड्राइंग बना देते हो। तो मानचित्र हमें आसानी से जगहों को ढूंढने में मदद करते हैं। ठीक है, अब छोटे मानचित्र भी होते हैं और बड़े मानचित्र भी होते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब मानचित्र में आप क्या-क्या चीजें दिखा सकते हो या देख सकते हो। देखो, किसी गांव का मानचित्र हो सकता है, शहर या नगर का हो सकता है, किसी राज्य का हो सकता है ना, किसी देश का हो सकता है, जैसे भारत का मानचित्र होता है, पूरे विश्व का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है, आप मानचित्र के अंदर अलग-अलग तरीके के सिंबल्स लगाते हो ताकि आप चीज़ों को पहचान पाओ, अलग-अलग कलर्स का यूज़ करते हो। अब मान लो आपको अपने दोस्त के घर जाना है, तो मानचित्र आपको मदद करेगा सही रास्ता ढूँढने में, जिससे कि आप अपने दोस्त के घर तक जा पाओ। आपको अलग-अलग जगहों की दूरी समझ में आ जाएगी अगर आपको दोनों जगह का मैप पता है ना? मैप में पूरा रास्ता दिया होता है। अगर आपको कहीं की यात्रा की योजना बनानी है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है मानचित्र कुल मिला के ऐसा लगता है कि मान लो ऊपर से कोई भी क्षेत्र कैसा दिखता है, वो मानचित्र अपने को बता देता है। अब देखो, मानचित्र भी ना कई प्रकार के होते हैं। अब अपने स्कूल टाइम में जब आप छोटे थे तो आपने देखा होगा, एक तो होता है फिजिकल मैप जिसको प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं। ये ऐसा मैप है जो आपको नेचर की चीजों को दिखाता है, पर्वत, जंगल, पहाड़, है ना, नदियां, मैदान, ये सब जगहों को दिखाने के लिए जो है प्राकृतिक मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं राजनीतिक मानचित्र हमें अलग अलग देशों के बारे में दिखाता है, राज्यों की सीमाएं, शहर, राजधानियां। ठीक है, और कुछ कुछ होता है मानचित्र जो स्पेशल बनाए जाते हैं। मान लो वर्षा का मानचित्र है, बारिश का, तो मान लो ये इंडिया है, एक मैप बनाया जाएगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश होती है। तो इसके लिए एक वर्षा का मानचित्र बनाया जाएगा, बताया जाएगा इस स्टेट में इतने परसेंट, इस स्टेट में इतने परसेंट। ओके, तो और ऐसे ही आपसे वन के बारे में भी एक मानचित्र बनवाया जा सकता है कि बताओ इंडिया में कहाँ कहाँ पर कितना जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट कवर कितना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप ये थीम वाले मानचित्र यूज करते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको अपने चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ द कॉस्ट देने वाला हूँ। हमें एजुकेशन को पूरा बदलना है, कुछ भी पेड नहीं रखेंगे। आप अगर नोट्स लेना चाहते हो तो आप मेरे पास आओ, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर दिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है, टेलीग्राम चैनल दिया है, जहां पर भी आप हो एक्टिव आप वहां पे मैसेज कर देना। आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो क्लासरूम से बाहर भी आप कनेक्ट मुझसे हो सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे अभी आप पढ़ रहे हो और जितना भी कंटेंट है वो सबका सब मैं आपको सोशल मीडिया अपने हैंडल्स पे दे दूंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हमारा अगला टॉपिक है एटलस क्या है। देखो, एटलस का वर्ड आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, एटलस एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मानचित्र दिए होते हैं अलग अलग जगहों के। एटलस में वर्ल्ड एटलस होगा अगर, तो उसमें दुनिया के अलग अलग देशों के मानचित्र दिए होंगे। ठीक है, तो मैप क्या होता है, किसी एक स्थान का मानचित्र होता है। एटलस क्या होता है, मानचित्रों की पूरी बुक होती है। और भौतिक मानचित्र क्या होता है, आपको पता चल गया होगा, जो प्राकृतिक चीजें दिखाता है। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, जो देश और राज्य, राजधानियां, सीमाओं को दिखाता है। विषयगत मानचित्र क्या है, एक विशेष विषय के ऊपर बनाया जाता है। देखो, अब जब आप मैप बनाते हो ना, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स या घटक होते हैं कि इनसे मिलकर मैप बनता है। तो सबसे पहली चीज जो आती है इसमें वो है मापनी
ठीक है? मापनी क्या होता है कि हमें ये बताती है कि जो दूरी दिखाई गई है मानचित्र पर वो असलियत में कितनी दूर है। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सिखाता हूँ। देखो, अब मान लो कि एक ये मानचित्र पर दिखाया गया है कि भई 1 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई जा रही है। अब वो मैप तो छोटा-सा होगा, 1 सेंटीमीटर में ही वो डिफ़रेंस दिखाया जाएगा, ठीक है? लेकिन जब आप धरातल पर उतरोगे ना उसको ऑन ग्राउंड देखने, तो 500 मीटर तक की भी वो दूरी हो सकती है, जो मैप पर इतनी सी दिख रही है, लेकिन इन रियलिटी जब आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे, तो वही 1 सेंटीमीटर आपका 500 मीटर से भी दूर हो सकता है। तो इसको कहते हैं दूरी या फिर मापनी, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगला जो घटक है, उसको हम कहते हैं डायरेक्शन, यानी कि दिशा। अब देखो, जब आप मैप बनाते हो, तो बिना डायरेक्शन के तो मैप आप नहीं बना पाओगे। तो डायरेक्शन आपको मदद करेगी कि आपको रास्ता ढूँढना कैसे है। देखो, 4 हमारी डायरेक्शंस होती हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है? 4 बेसिक जो है अपनी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सो इसके लिए एक ट्रिक भी दी गई है, वैसे तो बहुत ईज़ी है यार, आप सभी को पता होगा। देखो, सूरज जो है सुबह पूर्व दिशा से निकलता है, शाम को पश्चिम में डूब जाता है। तो जब आपको दिशाएँ होंगी ना, तो आपको कहीं भी जाने में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूँ, उत्तर दिशा का आपको ज्ञान है। अब किसी से भी पूछ लो, भाई उत्तर कहाँ है? तो आप उत्तर की डायरेक्शन में चलते नॉर्थ इंडिया तक पहुँच सकते हो, अगर आप कहीं भी होगे। साउथ इंडिया जाना है, किसी से भी पूछ लो साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है? या किसी से मत भी पूछो, सन की डायरेक्शन देख लो, सूर्य किधर से किधर जा रहा है, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तीसरा कंपोनेंट बताने से पहले मैं आपको बताऊँ, 4 तो हमारी डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन कुछ हमारी मध्यवर्ती दिशाएँ भी होती हैं। देखो, अब जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होती है, उत्तर-पूर्व, ठीक है? नॉर्थ और साउथ के बीच में आपकी दक्षिण-पूर्व होती है, साउथ, ठीक है? जो आपकी साउथ ईस्ट होती है। फिर साउथ वेस्ट भी होती है, फिर वेस्ट यानी पश्चिम भी होती है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर-पश्चिम भी होती है। तो 4 तो मेन दिशाएँ होती हैं और 4 मध्यवर्ती दिशाएँ होती हैं। तो ये मुख्य दिशाओं के बीच की दिशाएँ होती हैं। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, ज़्यादातर जो मानचित्र होते हैं, उसको आप अगर देखोगे, उसमें नॉर्थ ज़रूर बना होता है, ठीक है? आपको पता चल जाता है कि भई एक डायरेक्शन उसमें दी होती है, जिससे आपको जगह ढूँढने में दिक्कत नहीं होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे प्रतीक, यानी कि चिन्ह, यानी कि सिंबल्स। तो जब आप मैप बनाते हो ना, तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि मैप में जगह बहुत थोड़ी-सी होती है। अब उसमें सिंबल्स बना के आप चीज़ों को ईज़िली समझा पाते हो। मान लो कि मैप में कोई स्कूल दिखाना है, तो स्कूल का सिंबल बना दिया, रेलवे स्टेशन दिखाना है, तो रेलवे स्टेशन का सिंबल बना दिया, कोई पोस्ट ऑफिस या डाकघर दिखाना है, तो आपने पोस्ट ऑफिस का सिंबल बना दिया, सड़क दिखानी है, तो सड़क का सिंबल बना दिया, रेलवे लाइन दिखानी है, तो रेलवे लाइन बना दी, आगे नदी है, तो मैप में आपने ऐसी है ना वेव सी बना दी, तालाब दिखाना है, तो तालाब का सिंबल बना दिया, जंगल दिखाने हैं, तो पेड़ बना दिए। यानी कि इसमें होता क्या है, मानचित्र में वास्तविक इमारत और स्थानों को बनाने के लिए जगह नहीं होती। आप इतना बड़ा तो उसपे कुछ नहीं बना पाओगे। तो छोटे-छोटे चिन्ह बना दिए जाते हैं, जिससे कि समझने में आसानी हो आपको, ठीक है? तो प्रतीक जो होते हैं ना, सिंबल, वो मानचित्रों की भाषा है, यानी कि वो आपको चीज़ों को ईज़ी कर रहे हैं। अब हम पृथ्वी का मानचित्रण कैसे हुआ है, हमारा ये पूरा जो अर्थ है, इसकी मैपिंग कैसे हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है वो चपटी तो नहीं है, ऐसी फ्लैट नहीं है जैसी आप मैप में, वर्ल्ड मैप में देखते हो। हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है? जैसे कि एक बॉल होती है ना, बॉल की तरह गोल है। तो अब सपाट कागज पे, यानी कि फ्लैट पेपर पर पृथ्वी का मानचित्र बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में होता क्या है, देखो, कोई भी गोल वस्तु है, वो सपाट कागज पर पूरे रूप से नहीं समा सकती, ठीक है? गोल वस्तु को आप खोलोगे तो वो सपाट थोड़ी होगी, वो सपाट है ही नहीं, ठीक है? वो गोल है। तो इसमें बहुत चीज़ें बदल जाएँगी उसकी। तो याद रखो, जब हम सपाट कागज पर गोल पृथ्वी का मानचित्र बनाते हैं, तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, सारी की सारी जगहें इधर-उधर बिखर जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मान लो एक संतरा है, अब आपने संतरे को छीला, यहाँ तक आप एग्ज़ाम्पल को समझो, संतरा है, संतरे को हमने छीला। अब आपने जब इसको छीला, तो वो जो उसके छिलके हैं ना, आप किसी फ्लैट टेबल के ऊपर फैला के रख दो। अब छिलका आसानी से पूरी तरह सीधा होगा नहीं, यानी कि इसे पूरी तरह सीधा करना बहुत मुश्किल है, ये टेढ़ा-मेढ़ा इधर-उधर फैल जाएगा। इसी तरीके से पृथ्वी को भी आप समतल
एक फ्लैट टेबल पर या फ्लैट मैप पे दिखा नहीं सकते प्रॉपरली एक्यूरेटली। तो ऐसे में ग्लोब्स का यूज होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ग्लोब का। देखो ग्लोब क्या होता है, एक मॉडल है जो पृथ्वी को ही दिखाता है कि हमारी पृथ्वी ऐसी है। आपने कभी प्रिंसिपल ऑफिस वगैरह में देखा होगा, ये ग्लोब वगैरह पड़े रहते हैं ना, तो इसका आकार पृथ्वी के जैसा ही होता है बिल्कुल। और ग्लोब मानचित्र से बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ग्लोब से आपको बहुत सारी चीजें बहुत इजीली पता चल जाती हैं। आपको प्रॉपर एक तो व्यू आता है, 3D व्यू सब मस्त सा एकदम दिखता है और आपको बहुत इजी रहता है, ठीक है। एक तो गोल भी होता है और आप अच्छे से एक एक जगह को उसमें देख पाते हो। अब देखो ग्लोब बनाने के लिए कुछ मटेरियल यूज होते हैं, प्लास्टिक हो गया, है ना, धातु यूज होती है, गत्ते का भी ग्लो जो है आपका ग्लोब हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहला ग्लोब है मॉडर्न, अपना जो मतलब अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, इसमें सबसे पहले ग्लोब किसने बनाया था, तो मार्टिन बेहेम ने बनाया था 1492 में। तो ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है। अब ग्लोब पे आप क्या क्या दिखा सकते हो भाई, पृथ्वी का ग्लोब बना दो, चंद्रमा का बना दो, मंगल ग्रह का बना दो, तारों का बना दो, नक्षत्रों का बना दो। तो आप अलग अलग चीजों के ग्लोब्स को बना सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाता है कि पृथ्वी का एक्चुअल जो शेप है वो कैसा है, ग्लोब से आपको आइडिया लग जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है अक्षांश। तो बहुत बेसिकली मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि यहां से आपका बेस बनता है जियोग्राफी का, सोशल साइंस से। तो देखो अक्षांश क्या होता है, हमें भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी बताता है। भूमध्य रेखा क्या होती है, देखो हमारी धरती के बीचों बीच एक लाइन जाती है, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब कोई भी जगह यहाँ से कितनी दूर है उसको अक्षांश में मापा जाता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच की एक जो है वो रेखा होती है। अब इसके ऊपर जाओगे तो ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे आओगे तो दक्षिणी गोलार्ध है। बहुत सिंपल है, गोला अर्ध यानी कि गोले का आधा हिस्सा, नॉर्थ है तो नॉर्थ, साउथ है तो साउथ, ठीक है। अब याद रखना सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। यानी कि मान लो ये भूमध्य रेखा बीच में है तो इसके बिल्कुल बराबर बराबर में ये जो रेखाएं हैं ये चलती हैं, समानांतर होती हैं। और भूमध्य रेखा को माना जाता है कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, बिल्कुल 0 डिग्री से इसको नापा जाता है। इसके ऊपर जाओगे तो डिग्री बढ़ती जाएगी। अब अक्षांश का यूज कहाँ होता है, देखो अक्षांशों का यूज होता है कि आपको किसी जगह की जलवायु, किसी जगह का टेम्परेचर कितना है और समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन्स भी यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो आपका इक्वेटर होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल एकदम बीच की जो रेखा होती है वहां से कौन सा डिस्टेंस कितना दूर है ये आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी समझने की बात है, जो अक्षांश होते हैं उसको नापते कैसे हैं, उनको डिग्री में नापा जाता है, ठीक है। 0 डिग्री पे आपका बिल्कुल बीचों बीच होता है। और अगर आप जाओगे जो ध्रुवों की तरफ, ठीक है, यानी कि जो आपके नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल होता है, तो ये ध्रुव वाला एरिया याद रखना, यहाँ का अक्षांश 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऊपर जा रहे हो तो 90 डिग्री ऊपर, नीचे जा रहे हो तो 90 डिग्री दक्षिण, ठीक है। तो विषुवत रेखा यानी कि जो आपकी बीच वाली रेखा है, बिल्कुल जो भूमध्य रेखा है, और उत्तरी ध्रुव के बीच के जितने भी स्थान है, यानी कि ये बीच से लेकर ये नॉर्थ पोल तक जितने भी एरिया है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। नीचे आ जाओगे तो इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो बहुत आसान तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुवों पर जो अक्षांश है वो 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अक्षांश की जो रेखाएं होती है वो समानांतर होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। बीच की रेखा से जितनी भी ऊपर नीचे रेखाएं जा रही हैं ये समानांतर होती हैं। और ये काल्पनिक रेखा है, ये हमारी पृथ्वी पर असली में लाइंस नहीं बनी हुई है। तो ये पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो वृत्ताकार है, इस तरीके से चल रही है, ठीक है, हम देख रहे हैं। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, इसकी डायरेक्शन याद रखना, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरीके से ये डायरेक्शंस में चलती है। और भूमध्य रेखा के बिल्कुल समानांतर है, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कभी ये आपस में नहीं काटेगी एक दूसरे को। कोई भी चीज अगर पैरेलल होगी वो साथ साथ चलेगी, आपस में कभी काटेगी नहीं। अब देखो अक्षांश का जलवायु से क्या लेना देना है, क्लाइमेट से क्या लेना देना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जितने भी अक्षांश होते हैं वहां पे कैसी कैसी जलवायु मिलती है, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। अगर आप बिल्कुल बीचों बीच जाओगे भूमध्य रेखा के पास तो यहाँ पे जलवायु बहुत गर्म होती है, बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ती है भाई यहाँ पे। अफ्रीका वगैरह सब यहीं पर है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय एरिया भी इसको कहते हैं। और सीधी सनलाइट यहाँ पे आती है, मान लो ये हमारा सूर्य है तो इसकी सीधी किरणें जो पड़ती है ना वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगला है मध्य अक्षांश। अब मध्य अक्षांश किसे कहते हैं, देखो भूमध्य रेखा से
ऊपर, और ध्रुवों से नीचे, ये जो बीच का एरिया है इसको मध्य अक्षांश कहा जाता है। एक तो देखो बीच का हो गया, एक सबसे ऊपर का हो गया, इसके जो मतलब जो बिल्कुल मिडल में आ रहा है ना उसको हम कहते हैं मध्य अक्षांश। अब यहाँ की जलवायु मीडियम होती है जैसे नाम से पता चल रहा है, और इसको समशीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है, इसका नाम याद रखना आप। यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जब पड़ती हैं तो यहाँ का मौसम भी अलग अलग रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ठीक है। और तीसरा है ध्रुवों के पास के अक्षांश, जो बिल्कुल या तो साउथ में चले जाऊं या बिल्कुल नॉर्थ में आ जाऊं 90 डिग्री पे, यहाँ पे बहुत ठंड होती है, बर्फ ऑलवेज जमी रहती है, हमेशा यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, और सूर्य का प्रकाश ना के बराबर बहुत कम आता है। सर्दियां बहुत लंबी होती हैं, गर्मियां तो बिल्कुल ना के बराबर या छोटी सी ही होती हैं। अब अक्षांश आपको समझ में आ गया होगा, समानांतर रेखाएं होती हैं, टेम्परेचर जलवायु बताती हैं, और कैसे वो जो भूमध्य रेखा है वहां से उसको नापा जाता है, ठीक है जी। अब देशांतर को समझते हैं क्या होता है। देखो देशांतर हमें बताते हैं किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से दूरी, यानी कि अब आप ये जो आपने ऐसे डिवाइड किया था अपने अर्थ को, अब आप ऐसे लंबी लाइन खींच दो, ठीक है। अब इससे एक ये लाइन जो बीच में है ना इसको कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि प्राइम मेरिडियन। ये वो लाइन है जहां से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है। अब इसको देशांतर को भी ईस्ट से वेस्ट में मापा जाता है। अब ये होता क्या है, ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, जैसे आपके अक्षांश है वैसे आपके देशांतर हैं, और ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, ठीक है, ऊपर से नीचे आती है, याद रखना। और ये जो है ना इनका आकार अर्धवृत्ताकार होता है, जब आप इनको देखोगे तो ये ऐसा देखने में लगेगा अर्धवृत्त सा बनाती है, आधा गोला सा, ठीक है। और सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं, ऊपर से नीचे तक चलती हैं, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बीच की जो लाइन है उसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, और ये 0 डिग्री होती है, यहां से देशांतर शुरू होते हैं। अब जब आप पूर्व की दिशा में जाओगे यानी कि ईस्ट साइड में जाओगे ना, तो यहाँ पे देशांतर जो है 0 डिग्री से लेकर लास्ट जो होता है वो यहाँ पर 180 डिग्री का होता है। सिमिलरली आप अगर पश्चिम में जाओगे तो 0 से लेकर 180 पश्चिम तक का होता है। भाई समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। अब प्रधान मध्यांतर रेखा किसे कहते हैं, इस लाइन को भी तो समझ लो। अब ये बीच की लाइन है ना इसको कहा जाता है, ये 0 डिग्री देशांतर होता है। और ये जो लाइन है ये कहां से होकर गुजरती है, ग्रीनविच लंदन यानी इंग्लैंड से होकर गुजरती है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है, ये देशांतर की स्टार्टिंग रेखा होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरी धरती को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, पूरब और पश्चिम में, और ये काल्पनिक रेखा है, ये मैंने आपको बता दिया है। और आगे बढ़ते हैं, देखो अब जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे मैंने आपको बता दिया लास्ट 180 डिग्री आएगा, वेस्ट में जाओगे तो लास्ट 180 डिग्री देशांतर आएगा। अब ये क्या करती हैं, पूरी धरती को पूरब और पश्चिम में डिवाइड कर देती हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसकी बीच की लाइन होती है जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ये 0 डिग्री की होती है देशांतर के मामले में। जब आप पूरब में जाओगे पश्चिम में जाओगे, ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है जैसे अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक बिल्कुल इजीली यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है। अब समय का कॉन्सेप्ट समझो, टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, घूर्णन करती है, देखो भाई पश्चिम से पूर्व की ओर उसकी रोटेशन होती है, तो हर जगह पर सूर्य का प्रकाश अलग अलग समय पे पहुंचता है, तो समय भी हर जगह का अलग अलग होता है। कहीं पे दिन है तो कहीं रात होती है, कहीं रात है तो कहीं पे दिन होता है। तो देशांतरों से आपको समय का पता चल जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय बढ़ता चला जाता है, समय प्लस होता चला जाता है। तो अक्षांश क्या है आपको समझ में आ ही गए हैं पीछे। देशांतर क्या है मैंने आपको बता दिया, अर्धवृत्त होते हैं, उत्तर से दक्षिण होते हैं, और इसकी बीच की लाइन प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। समय पता करने के लिए आपको ये पता चल पाता है। देखो अब पृथ्वी जो है ना वो जब अपनी एक रोटेशन पूरी करती है तो वो उसमें 24 घंटे लगते हैं, और 15 डिग्री देशांतर यानी कि 1 घंटा, आपको 1 घंटा बढ़ जाता है जब आप पूर्व की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते हो और पश्चिम की ओर आगे आगे बढ़ते हो। पश्चिम में जाओगे तो समय घटेगा, पूर्व में आगे बढ़ोगे तो आपका समय प्लस होता चला जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक समझो क्या है, समय क्षेत्र। यहां से आपको और अच्छे से पता चलेगा। देखो धरती पर
अलग अलग टाइम कैसे होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि जब एक जगह पर रात होती है ना, तो एक जगह पर दिन निकला हुआ होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, वो घूमेगी। सूरज तो एक ही है ना, एक ही हिस्से पर उसकी वो रोशनी पड़ेगी, दूसरा हिस्सा नाइट करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी अपनी घूम जाती है। तो देशांतर के हर 15 डिग्री पर समय के 1 घंटे का अंतर होता है। जैसे जैसे आप 15-15 डिग्री आगे बढ़ोगे तो एक एक घंटे का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो ये 0 डिग्री बीच की लाइन होती है। जब आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे, तो ठीक है, मैं आपको बता दिया कि टाइम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे जाओगे तो टाइम आपका घटता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आइडिया देता हूँ, तो मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखो भाई, जब भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे, तो लंदन में सुबह के 7:30 बजे होंगे। जब न्यूयॉर्क में रात होगी, तो टोक्यो यानी जापान के अंदर क्या होगा, सुबह होगी, क्योंकि ये देशांतर का फर्क है, ये टाइम जोन का फर्क है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और ठीक है, 360 डिग्री 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, यानी एक दिन लगता है। और यहाँ तक हम समझ चुके हैं। तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है, ये भी अपने को समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देशांतर आपको समय बताता है। पूर्व और पश्चिम की ओर समय, देखो पृथ्वी अपनी लगातार घूमती है, रुकती तो है नहीं। तो जब आप पूर्व में जाओगे, ठीक है, जब आप ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे, तो समय आगे बढ़ जाता है, यानी कि हर 15 डिग्री जब आप ईस्ट की साइड चलते हो, तो आपका टाइम 1 घंटा बढ़ता चला जाता है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो 0 डिग्री आपकी वो प्राइम मेरिडियन पे आप खड़े हो, तो वहां पे 12 बजे हैं। अब जब आप 15 डिग्री पूर्व की ओर आगे चलोगे ना, तो 1 घंटा ऐड हो जाएगा, 1 बज जाएगा। अगर 30 डिग्री आगे बढ़ोगे तो 2 बज जाएगा, 45 डिग्री आगे बढ़ोगे तो 3 बज जाएगा, यानी कि हर 15-15 डिग्री पर एक एक घंटा बढ़ जाता है। सिंपल है भाई, समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो सूरज हमारी घड़ी है, वो हमें बताता है, ठीक है, और देशांतर से भी हमें पूरा आइडिया लग जाता है कहाँ पर कितना टाइम हो रहा है। अब जब आप पश्चिम की ओर जाते हो तो क्या होता है, देखो पृथ्वी पश्चिम की ओर जब आप ऐसे वेस्ट साइड में जाते हो, पश्चिम की साइड में, तो आपका टाइम माइनस होता है, पीछे चला जाता है। ठीक है, अब मान लो कि जो बीच की रेखा थी वो प्राइम मेरिडियन, वहां से आप पश्चिम की तरफ गए, तो 15 डिग्री पश्चिम जाओगे, तो अगर वहां बीच वाली रेखा पे 12 बजे तो 1 घंटा माइनस कर दो, वहां 11 बजेंगे। अगर 30 डिग्री जाओगे तो भाई और माइनस कर दो, 1 घंटा 10 बज रहे हैं। 45 डिग्री जाओगे तो फिर 1 घंटा और माइनस कर दो। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो वो बीच की लाइन होती है ना आपकी, जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम, वहीं से आपका पूरे दुनिया का टाइम डिसाइड होता है, कितने घंटे प्लस होने हैं, कितने घंटे माइनस होने हैं। ठीक है, तो यहाँ से दृश्यात्मक समझ के लिए आप इसको देख सकते हो, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से आप पश्चिम में जाओगे समय घट जाएगा, पूर्व में जाओगे तो आपका समय बढ़ता चला जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो टाइम जोन क्या होता है, सिंपल सी बात है कि भाई हर जगह का टाइम जोन अपना अलग होता है, क्योंकि हर जगह सेम टाइम तो फॉलो नहीं हो सकता। तो अब मान लो कि मुंबई में है, आप दिल्ली में है, तो ये इंडिया का टाइम जोन है। ठीक है, तो इंडिया का टाइम जोन अपना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये क्यों जरूरी है, अगर यदि ये टाइम जोन नहीं होंगे तो एक शहर का समय दूसरे से अलग होता है, सिंपल सी बात है। अब वहां 12 बज रहे हैं ग्रीनिच मीन टाइम पे, और इंडिया में अलग ही शाम वाम हो रही है, तो आप सेम टाइम तो नहीं चला सकते। तो हर देश का अपना एक मानक टाइम होता है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय कहा जाता है, आप इस वर्ड को याद रखना। अब हमारा अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये कौन सी लाइन है भाई, देखो ये एक काल्पनिक लाइन है, ऐसे कोई बनी हुई लाइन नहीं है। तो जब आप 180 डिग्री देशांतर, यानी कि 180 डिग्री देशांतर पे जब आप जाओगे, बिल्कुल यहाँ पे एंड में आ जाओगे इस कोने पर, या इस कोने पर जब आप आ जाओगे, तो अगर इस कोने में आओगे तो आपको पता है प्रशांत महासागर है, बिल्कुल यहाँ पे इस साइड ये मिल जाता है, क्योंकि ये गोल है ना पूरा का पूरा। तो जब आप इस लाइन को क्रॉस कर दोगे तो डेट बदल जाती है, क्योंकि भाई टाइम बिल्कुल बढ़ता चला जाता है, घटता चला जाता है, तो डेट चेंज हो जाती है इसको पार करने पर। तो जब आप पूर्व की ओर जाते हो, यात्रा करते हो, तो आप एक दिन घटा देते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोमवार है तो रविवार हो जाएगा जब आप इस तरफ से जाके वहां पर निकलोगे। पश्चिम की ओर अगर आप यात्रा कर रहे हो, बिल्कुल इंटरनेशनल डेट लाइन पे वहां से घुस रहे हो, तो रविवार की जगह सोमवार। यानी कि ये एक, मान के चलो, आइडियल जो होती है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी रेखा में नहीं होती है, ये एक
एक तरीके से मतलब जब आप पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर इस तरफ जब जाते हो ना, तो इसको क्रॉस करते ही वो डेट चेंज हो जाती है। तो इसको पार करोगे पूर्व की ओर से, तो भाई 1 दिन घटा देना, अगर पश्चिम की ओर से पार कर रहे हो तो 1 दिन जोड़ देना। बस ये थोड़ा-सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो आई होप आपको ये छोटे-छोटे से जो कॉन्सेप्ट हैं समझ में आ गए होंगे। इसके नोट्स अगर आपको ये हैंड रिटन वाले चाहिए तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपके सामने शेयर किया था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर देना वीडियो को, और कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना।